हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। और इस क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो टॉपिक होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो एग्ज़ाम जेई मेंस का हो, जेई एडवांस का हो, नीट का हो, केबीपीवाई का हो या एनटीएससी का हो, इसमें क्या होते हैं कि हमारे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और एडवांस लेवल का अगर हम बात करें तो बहुत सारे सब टॉपिक को कंबाइंड करके, या ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे सब टॉपिक के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्लियर है? सो बेसिकली हमारे इस क्लास का अप्रोच क्या रहने वाला है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनके थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे और साथ में उसमें जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। साथ में जो प्रीवियस ईयर के मेंस या फिर एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा क्लास का अप्रोच रहने वाला है। अब अगर हम इस फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक के बारे में बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक का जो डिटेल स्टडी जो होता है वो 3 सब टॉपिक में किया जाता है। तो अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स का, अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक के बारे में बात करें तो इसका जो स्टडी जो रहेगा वो हमारा 3 सब टॉपिक रहेगा, जिसमें जो पहला रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहेगा फ्लूइड स्टैटिक्स। अब फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या रहेगा, बेसिकली देखिए जब भी वर्ड स्टैटिक्स यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है और उनके ऊपर में जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, जब हम उसका स्टडी करेंगे तो वो स्टैटिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, फ्लूइड स्टैटिक्स। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में होगा तब उसमें कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में जब हम लोग फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स। अब इस फ्लूइड स्टैटिक्स में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि अगर ये फ्लूइड रेस्ट में है तो ये अलग अलग जिस भी मान लीजिए किसी वेसल में रखा हुआ है तो उस वेसल में क्या क्या फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है और इस फोर्स का जो वेरिएशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में कितना होने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी बेसिकली हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, प्रेशर के बारे में, कि सबसे पहले प्रेशर होता क्या है और इस प्रेशर का अलग अलग डायरेक्शन में यानी कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में किस तरीके से ये प्रेशर वेरी करता है। क्लियर है? देन इसके बाद इस प्रेशर, देखिए प्रेशर अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन तो इस क्लास में हम देखेंगे ही देखेंगे। इसके अलावा प्रेशर का एक और डेफिनेशन होता है जिसको कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के द्वारा भी दिया जाता है। तो आगे आने वाले क्लास में जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी एक बार प्रेशर को अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जो दूसरा टॉपिक हमारा जो फ्लूइड स्टैटिक्स में रहेगा वो रहेगा 2 लॉ हैं, 2 इंपॉर्टेंट लॉ हैं, जिसमें से एक पहला लॉ रहेगा जिसको कि पहले डिस्कस करेंगे, वो है हमारा पास्कल्स का लॉ, पास्कल लॉ, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ है फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो दूसरा हमारा लॉ है वो है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये 3 मेजर टॉपिक जो रहेंगे हम फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जिसके बाद जो हमारा जो सेकेंड मेजर जो सब टॉपिक रहने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स में वो रहेगा हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स। अब जहाँ भी देखिए डायनेमिक्स वर्ड लिखा रहता है तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फ्लूइड डायनेमिक्स, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब फ्लूइड जो है वो मोशन में है तो उस मोशन को कौन कौन सा क्या कॉजेस हैं जिसके कारण ये फ्लूइड जो है वो मोशन कर रहा है, या उसमें अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं तो उसके कारण उस फ्लूइड के ऊपर में क्या हो रहा है, क्या वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वो हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। मतलब जहाँ भी वर्ड डायनेमिक्स लिखा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करेंगे और
क्या कॉजेज है जिसके कारण वो जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो उसके बारे में स्टडी डायनेमिक्स के अंदर किया जाता है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये फ्लूइड जो है अगर वो मोशन में है तो उसके पीछे कौन कौन से मेन कॉज इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली कॉज में जनरली क्या रहेगा हमारा फोर्स, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में कि अलग अलग फोर्स का क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे फ्लूइड के मोशन के अंदर में। तो इसमें हमारा जो मेजर जो टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इक्वेशन होगा वो होएगा हमारा क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसके बाद जो हमारा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन या प्रिंसिपल बोल सकते हैं वो रहेगा हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। और इस बर्नौलीज इक्वेशन का हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे, जैसे वेंचुरी मीटर हो गया, ऑरिफिस मीटर हो गया, और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के बारे में देखेंगे जब अभी एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट फ्लूइड डायनेमिक्स में जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें एक डायमेंशनलेस नंबर होता है रेनॉल्ड्स नंबर, और उसी के बेसिस पे जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसको स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो में क्लासीफाई करते हैं। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंस फ्लो यानी टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कब रेनॉल्ड्स नंबर, कितने रेनॉल्ड्स नंबर पे कोई भी फ्लूइड स्ट्रीमलाइन हो जाता है, और कितने रेनॉल्ड्स नंबर के बाद में वो फ्लूइड जो हो टर्बुलेंस हो जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो हमारा जो थर्ड जो मेजर हमारा टॉपिक होगा इस फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसमें हम लोग फ्लूइड के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ेंगे फ्लूइड की अलग अलग क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है। इस प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी क्या होता है, बेसिकली जब दो लेयर मूव करती हैं तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन आता है, उस फ्रिक्शन वाली फिनोमिना को ही क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी बोला जाता है। तो ये विस्कोसिटी का मेन क्या क्या कॉजेज होता है, और इसमें एक इक्वेशन भी आएगा जो न्यूटन्स के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज रहेगा वो रहेगा हमारा सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस जो बबल्स होते हैं तो बबल्स के इनसाइड और आउटसाइड में प्रेशर में डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना वेरिएशन होता है। सोप बबल अगर हम लेंगे तब उसमें क्या वेरिएशन होगा, वो हम लोग सरफेस टेंशन में। प्लस इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे कि सरफेस टेंशन का अलग अलग हमारे प्रैक्टिकल मतलब इन्वायरमेंट या नॉर्मल डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हम लोग इसमें कैपिलैरिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी में एक दो फोर्सेज आते हैं, एक कोहेसिव फोर्स आता है और एक एडहेसिव फोर्स आता है। तो जब ये टॉपिक आएगा तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मतलब अगर मैं एक समराइज करने की बात करूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स एज अ टॉपिक उसको हम लोग 3 सब टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स का ही मीनिंग है क्या कि जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तब उसके ऊपर में क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं या क्या क्या प्रेशर लग रहा है या उसकी प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आ रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग जब वही फ्लूइड मोशन में जा रहा है तो उस मोशन को लाने में कौन कौन से मेन फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन को हेल्प करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करेंगे। क्लियर है। और साथ में फिर एक रेनॉल्ड्स डायमेंशनलेस नंबर रेनॉल्ड्स नंबर होता है, उसके बेसिस पे हम फ्लूइड का टाइप्स ऑफ फ्लूइड के ऊपर में क्लासीफाई करेंगे स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंस फ्लो में। और लास्ट में हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, और उसके साथ में एक अलग कैपिलैरिटी इफेक्ट होता है, तो ये क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास का जो स्टार्ट है हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स से करते हैं, और इस फ्लूइड स्टैटिक्स में भी हम लोग प्रेशर और पास्कल लॉ को बेसिकली देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास फ्लूइड स्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स जो होता है इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए कि जब फ्लूइड रेस्ट में रहता है तब उसका जब स्टडी किया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, फ्लूइड स्टैटिक्स हो जाता है। तो यानी हमारा जो पहला आज का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करें कि फ्लूइड, जैसे अब ओबियसली पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा कि फ्लूइड क्या होता है। तो देखिए फ्लूइड क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फ्लो होने की टेंडेंसी होती है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। अगर हम कंपेयर करें फ्लूइड में और सॉलिड में, तो सॉलिड में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि सॉलिड के अंदर में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लूइड। तो जब हम उसके ऊपर में शियर लोड लगाएं तो बेसिकली होता क्या है, इवन टेंसाइल लोड भी लगाएं तो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर वो इलास्टिक लिमिट तक अगर वो डिफॉर्म होता है और अगर हम इस लोड को रिमूव कर दें तो सॉलिड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है। लेकिन फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड का अपना खुद का कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होता है और कंप्रेस इसको किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर हम फ्लूइड का एक और स्ट्रेस के बारे में बात करें, शियर स्ट्रेस के बारे में, तो अगर हम फ्लूइड को कंटिन्यूअसली शियर फोर्स अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये अगर ये एक बार डिफॉर्म हो गया तो ये कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा, डिफॉर्म होते जाएगा। यानी कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका पोजिशन टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है। मतलब एक बार हम शियर फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये कंटिन्यूअसली फ्लो होते जाएगा और ये वापस अपने शेप में वापस नहीं आ पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम डिस्टर्ब कर दें तो ये कंटिन्यूअसली फ्लो होते जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो जो छोटे क्लासेज में आप पढ़े होंगे कि जो फ्लूइड होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो फ्लूइड हमारा गैसेज भी फ्लूइड के अंडर आते हैं और जो हमारे लिक्विड होते हैं वो भी फ्लूइड के क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो हम लोग बेसिकली आज का क्लास का जो डिस्कशन है वो फ्लूइड स्टैटिक्स, मतलब हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, गैस और लिक्विड जो कि फ्लूइड हैं अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में स्टडी करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये जो फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ने से पहले हमारा एक एजम्पशंस है जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एजम्पशंस। तो इसमें जो पहला एजम्पशंस जो मेजर एजम्पशंस है, पहला नहीं बोल सकते हैं, जो मेजर एजम्पशंस है वो यहाँ पे हम क्या है कि इसमें हम फ्लूइड को आइडियल कंसिडर करते हैं। यानी कि हमारा जो डिस्कशन रहेगा फ्लूइड स्टैटिक्स में वो किसके बारे में रहेगा, आइडियल फ्लूइड के बारे में रहेगा। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रही होगी कि सर आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे। ऑब्वियसली आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए एज सच यहाँ पे हम लोग चार इसके आइडियल फ्लूइड को जनरली चार इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग जो स्टार्टिंग के जो दो प्रॉपर्टीज रहेंगे उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। क्यों उसी के बारे में दो डिस्कस करेंगे वो भी अभी देखते हैं। तो देखिए पहला, अगर कोई भी फ्लूइड है अगर उसको आइडियल होना है तो पहली चीज ये होती है कि वो फ्लूइड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो रहेगा, यानी इनकम्प्रेसिबल बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम फ्लूइड के ऊपर में प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका डेंसिटी में चेंज नेग्लिजिबल होना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब इसका क्या होना चाहिए, जो डेंसिटी होना चाहिए, डेंसिटी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है। तो अगर किसी भी फ्लूइड में अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और अगर उसके डेंसिटी में वेरिएशन नहीं होता है या जीरो होता है बोल सकते हैं, तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। दूसरी आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज होती है कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना प्रॉपर्टीज में, विस्कोसिटी, तो जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो, यानी कि वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इन विस्कस होना चाहिए। इन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए। अब बोलोगे कि सर इन विस्कस फ्लूइड मतलब क्या, तो ऐसे फ्लूइड जिसके दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन जो है वो जीरो हो, यानी विस्कोसिटी, अब फ्रिक्शन जीरो मतलब विस्कोसिटी जीरो, या उसको दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ जीरो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट बिटवीन द टू लेयर ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो टेंजेंशियल फोर्स, या ये बोल सकते हैं एब्सेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन टू
टू लेयर ऑफ फ्लूइड या लिक्विड। तो ये दो मेजर अजम्पशंस जो हैं मतलब आइडियल फ्लूइड के ये जो दो हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही हमारे फ्लूइड स्टैटिक्स में काम आएंगे। इसके अलावा दो और प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि पहला जो फ्लूइड होता है वो इरोटेशनल होना चाहिए, और दूसरी एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो इस फ्लो होना चाहिए वो स्टडी फ्लो होना चाहिए। इरोटेशनल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी फ्लूइड जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट नहीं हो रहा है तो वैसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। और स्टडी फ्लो बोलते हैं कि अगर किसी फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो तो वैसे फ्लो को हम लोग स्टडी फ्लो बोलते हैं। तो देखिए क्योंकि ये रोटेशनल कहीं ना कहीं मूवमेंट से रिलेटेड है और स्टडी फ्लो मतलब मूवमेंट से ये भी रिलेटेड है, तो ये जो दो एक्स्ट्रा जो हमारे जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका डिस्कशन जब हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आइडियल फ्लूइड का ये 4 कंडीशन होना चाहिए, लेकिन हमारे अगर हम स्टडी अगर रेस्ट में बात कर रहे हैं इस फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए ये दो जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, और अगर दो फ्लूइड रेस्ट में है तो ऑब्वियसली उनके दो लेयर के बीच में तो मूवमेंट होगा नहीं, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड को कंसीडर कर देंगे कि वो कैसा है, इनविस्कस फ्लूइड है। तो मतलब बेसिकली जो हमारा एजम्पशंस होने वाला है ये दो एजम्पशंस रहेगा, और बाकी का जो एजम्पशंस रहेगा जब फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे तब वहाँ पे आएगा। तो देखिए इन दो बेसिस ये पहला जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो फ्लूइड स्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग एक्चुअली लिक्विड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद देखो कि जो गैस होता है, गैस को अगर आप किसी कंटेनर में लो और पिस्टन के हेल्प से प्रेशर लगा के आप क्या कर सकते हो, उसकी डेंसिटी को इजीली चेंज किया जा सकता है। मतलब जो गैस होता है वो जनरली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, और जो हमारे लिक्विड होते हैं तो ऐसा नहीं कि लिक्विड भी कंप्रेस नहीं किया जा सकते हैं, लेकिन इनको बहुत हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट रहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेंसिटी को चेंज करने के लिए। तो ऐसे फ्लूइड ऐसे कंडीशन में हम लोग जनरली लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करते हैं। यानी आपको हो सकता है गीगा पास्कल के रेंज में आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़े उसके स्मॉल अमाउंट ऑफ डेंसिटी को चेंज करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स तो लिखा हुआ है, लेकिन फ्लूइड स्टैटिक्स में भी बेसिकली हम लोग लिक्विड स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे। और ये गैस के बारे में जनरली जब हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो 11th का जो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले सॉलिड के बारे में हम लोग उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अब हम लोग बेसिकली लिक्विड के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और आगे आने वाले क्लासेज में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग लिक्विड के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा एजम्पशंस तो समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक फ्लूइड के लिए हमारा एजम्पशंस क्या रहेगा कि वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। और आइडियल फ्लूइड के ये 4 मेन एजम्पशंस हैं, जिसमें ये 2 मेजर एजम्पशंस के बेसिस पे हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और इनविस्कस होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर वो फ्लूइड फ्लो हो नहीं रहा है तो उनके 2 लेयर के बीच में तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा नहीं, तो ऑटोमेटिक टेंजेंशियल फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये रहा एजम्पशंस। तो चलिए अब हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में जो हमारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो प्रेशर है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास अब प्रेशर से। तो सबसे पहले देखिए जो प्रेशर है, प्रेशर को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि बेसिकली जो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशन गलत है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये अधूरा है। अब कैसे अधूरा है देखते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो फोर्स के जगह में अगर हम ऐसा बोलें कि जो प्रेशर होता है बेसिकली ये होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। अब देखिए जनरली जो
प्रेशर है वो नॉर्मल टर्म्स में हम लोग बोल देते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन अगर इसका रियल सेंस में देखा जाए तो ये फोर्स जो होना चाहिए भाई। अब एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं कि अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है हमारा, अगर मान लीजिए ये एक सरफेस है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए कि ए है। अब इसके ऊपर में किसी भी तरीके का फोर्स लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं एक इस तरीके का फोर्स लगा दिया तो अब इसका मतलब ये एफ फोर्स लग रहा है। तो अगर नॉर्मल बोला जाए, अगर मैं नॉर्मल फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर में जो फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट रहेगा, या ये बोल सकते हैं कि वो जो जिस पर्टिकुलर सरफेस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं तो उस सरफेस के नॉर्मल जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर कहलाएगा। यानी कि अगर इस बात करें अगर इस फोर्स के बारे में, और इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये हमारा एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और दूसरा इसी फोर्स का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू दिस इंक्लाइंड फोर्स ऑन दिस एरिया, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो प्रेशर होता है, प्रेशर बेसिकली होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। बात समझ में आ रहा है? हमेशा याद रखिएगा कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है या उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को हम कंसिडर करेंगे प्रेशर निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा रहेगा हमारा, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमें इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर में आपका प्रेशर देगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर मान लीजिए कि ये जो सरफेस है अगर मैं इसको ऐसा इंक्लाइन कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि इसका सरफेस एरिया ए है, तो अब देखिए हम अगर यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है मान लीजिए हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे और जो ये जो नॉर्मल आएगा, मतलब कि ये जो 90 डिग्री इससे जो बनाए उस फोर्स को हम लोग लेंगे। मान लीजिए कि अगर ये फोर्स एफ था और ये एफ डैश था, तो हम भाई क्या बोलेंगे कि इस इंक्लाइंड सरफेस में जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर एफ जो रहेगा वो क्या रहेगा, एफ डैश डिवाइडेड बाई एरिया। अगर ये टोटल ये ए एरिया है तो हम उस फोर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे कि जो नॉर्मल डायरेक्शन में चले जाए। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर मेरा ये हाथ है, ये सरफेस है, तो इस पर जो ये जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमारा क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था और उस पर अगर एक इंक्लाइंड फोर्स लग रहा था, तो अगर हमें प्रेशर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा नॉर्मल डायरेक्शन में। तो जो नॉर्मल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो पर यूनिट एरिया हमें क्या देगा, प्रेशर देगा। वैसे ही मान लीजिए कि अगर ये एक इंक्लाइंड सरफेस है और उस पर एक हॉरिजॉन्टल एफ फोर्स लग रहा है, तो अगर हमें ये पूछा जाएगा कि आप कैलकुलेट करिए प्रेशर, तो आप क्या करोगे, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को इसके नॉर्मल डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे। ठीक है, वो आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े भी होंगे जो पीछे क्लास में है, नहीं होगा तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वो क्या हो गया, मान लो एफ डैश हो गया, एफ डैश कंपोनेंट हो गया। तो अब प्रेशर इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर क्या हो जाएगा, एफ डैश फोर्स जो कि इस एरिया के नॉर्मल में है डिवाइडेड बाई एरिया। तो होप आपको प्रेशर के बारे में समझ में आ गया होगा कि प्रेशर बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम इसका एक 3D में अगर बात करें, अगर एक सरफेस लेके अगर हम बात करें तो देखिए इसको किस तरीके से बताया जा सकता है। बस इसी को हम लोग इसमें एक सरफेस एरिया लेके डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इसको देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मान लेते हैं कि अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, ये मेरा सरफेस मान लीजिए ए बी सी डी है और इसके ऊपर में मान लीजिए कि एक इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है एफ का। इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये वर्टिकल से मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन के लिए कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये सरफेस एरिया मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर है।
तो अब बोलेगा कि ये ए बी सी डी सरफेस पे ये 100 जो इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है उसके कारण प्रेशर कितना होगा इस ए बी सी डी सरफेस में। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमेशा हमें बताया गया है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज बेसिकली जिस सरफेस पे हमें प्रेशर निकालना है उसका नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम इसका नॉर्मल फोर्स लें तो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल फोर्स हो जाएगा F cos थीटा डिवाइडेड बाई एरिया। तो F की वैल्यू है हमारा 100 इंटू कॉस 60 डिवाइडेड बाई एरिया 1 मीटर स्क्वायर। यानी बेसिकली क्या हुआ, कॉस 60 1/2 हो जाएगा, तो यानी कि 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलेंगे 50 पास्कल। अभी इसका यूनिट देखेंगे। तो मतलब क्या हो गया, अब आपको इतना डेफिनेशन और इतना इलिस्ट्रेशन से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली प्रेशर में हमें क्या रखना है, क्या याद रखना है कि भैया प्रेशर जो रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, जिस भी सरफेस पे हमें निकालना है उसमें नॉर्मल फोर्स को लेना है। ठीक है यहाँ तक। चलिए तब अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो हमारा प्रेशर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब बोलोगे कि सर प्रेशर में तो फोर्स आ रहा है और फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फिर ये प्रेशर जो है वो स्केलर क्यों हो जाता है? तो एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये एक कंटेनर लीजिए गया और यहाँ पे मान लीजिए कि फ्लूइड रेस्ट में है, कोई भी एक अगर पॉइंट लीजिएगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो फोर्स लगता है वो जो प्रेशर लगता है बेसिकली वो हर डायरेक्शन में क्या रहता है, सेम रहता है। और कभी भी किसी पॉइंट में अगर कोई भी चीज़ सब तरफ से सेम लगता है तो इसको बोला जाता है आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक होने के कारण, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होने के कारण प्रेशर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मतलब हमारा प्रेशर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि हर डायरेक्शन में इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, या इसको बोल सकते हैं ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका यूनिट के बारे में बात करें प्रेशर का, तो प्रेशर का अगर एसआई यूनिट जब हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बेसिकली पास्कल के फॉर्म में भी लिखा जाता है, पास्कल, पीए हो जाता है, ये पास्कल होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। अगर हम सीजीएस यूनिट का बात करें तो सीजीएस यूनिट में जो हमारा फोर्स होता है उसका यूनिट होता है डाइन, और ये हो जाता है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है इसका सीजीएस यूनिट, और एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा भी हमारा प्रेशर का और भी बहुत सारे फॉर्म में अगर इसको डिनोट करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे नोट कर लेते हैं और इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो एक कभी कभी बोला जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप नाम सुने भी होंगे कि कहीं कहीं लिखा रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो पहले अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें कि एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बताता है कि अगर आप लोग पढ़े होंगे सोशल स्टडी क्लासेस में, तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में बहुत सारे गैस जो होते हैं वो हमारा क्या है, इस तरीके से इन्वलप बनाए हुए हैं। तो ये जो गैस जो होती हैं वो हमारे अर्थ के सरफेस में जो नॉर्मल फोर्स लगाती हैं, तो उस नॉर्मल फोर्स को ही अगर हम पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाता है, प्रेशर आता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि अर्थ के सराउंडिंग में या अर्थ में ये जो गैसियस जो एक इन्वलप बनाए हुए हैं, तो ये गैसियस जो प्रेशर अप्लाई करती हैं अर्थ सरफेस पे उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी मैग्नीट्यूड होती है 1.013 इंटू 10⁵ सी लेवल पे बेसिकली ये डिस्कस किया जाता है। थोड़ा सा वेरिएशन होता है बट इसको स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। तो देखिए कभी कभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कभी ये डेटा दिया रहता है, कभी ये डेटा नहीं दिया रहता है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पास्कल में क्या वैल्यू होती है वो आप याद कर ले। वो होता है 1.013 इंटू 10⁵। इसके अलावा प्रेशर को बार में भी डिनोट किया जाता है। तो एक बार जो होता है वो एक्चुअली 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है।
इसके अलावा कभी कभी आप सुने होंगे कि इतना mm ऑफ Hg में भी प्रेशर को दिया जाता है कि इतना, मतलब कभी अगर आप न्यूज़ सुन रहे होंगे वेदर वाला तो उसमें कभी कभी वो mm ऑफ Hg में भी बताता है। तो अभी देखिए, अभी क्योंकि ये तो अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं, आगे आने वाले क्लासेज में हम ये भी देखेंगे कि प्रेशर को क्या किया जाता है कि मीटर में भी शो किया जाता है। बेसिकली वो बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रेशर हेड बोला जाता है। तो अब प्रेशर हेड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आगे आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। बस अभी याद रखिए कि कभी कभी हम लोग प्रेशर को mm ऑफ Hg यानी कि जो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो उसको तो हम लोग पास्कल में लिख लिए, उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इसके अलावा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg। मतलब हम लोग क्या डिस्कस मतलब बता सकते हैं कि हम लोग mm के फॉर्म में भी, या मतलब Hg मतलब यहाँ पे पारा के बारे में, मरकरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग हाइट के फॉर्म में भी हम लोग डिनोट करते हैं। बेसिकली इसको बोला जाता है प्रेशर हेड। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है आगे आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक और यूनिट होता है टोर होता है, जो एक टोर जो होता है वो 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। बात समझ में आया? तो मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, और इसका SI यूनिट पास्कल होता है, CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसके अलावा प्रेशर को बार में भी डिनोट किया जा सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी, टोर में भी, या फिर mm ऑफ हाइट के फॉर्म में भी, अलग अलग फ्लूइड की हाइट के फॉर्म में भी प्रेशर को। तो ये हो गया हमारा प्रेशर के बारे में। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है वो पास्कल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए हमने लिखा था प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर तो पढ़ लिए। अब इसका वेरिएशन जो है कि प्रेशर जो है वो वर्टिकल हाइट और फिर हॉरिजॉन्टल हाइट, इवन जब हम फ्लूइड को एक्सेलरेट करेंगे, मतलब किसी कार, मान लीजिए कि एक ट्रक पे अगर हम एक वेसल को रख दिए जो कि वेसल में पानी जो रेस्ट में है, और अगर हम उसको एक्सेलरेट करेंगे तब भी हमारा कैसे वेरिएशन होगा प्रेशर का वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग पास्कल लॉ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पास्कल लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, चलिए उसको देखते हैं। इस पास्कल लॉ में एक इसमें भी एक कंसेप्ट है, उसको अभी मैं हाईलाइट करूंगा, और इसके ऊपर में एक मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पास्कल लॉ होता क्या है। पास्कल्स लॉ, देखिए अगर हम इसका स्टेटमेंट के बारे में बात करें पास्कल लॉ के बारे में, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टेट करता है, इट स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन फ्लूइड at rest is equal in all direction। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बता रहा है। ये बोल रहा है कि मान लेते हैं कि अगर ये एक वेसल है जिसके अंदर में हम फ्लूइड को रखे हुए हैं, बात समझ में आ रहा है। तो फ्लूइड यहाँ पे हमारा क्या है, रेस्ट में है। इसका कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, अगर ये एक पॉइंट है मान लीजिए, तो यहाँ पे जो अलग अलग डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर रहेगा वही वाई डायरेक्शन में रहेगा, और वही क्या रहेगा, जेड डायरेक्शन में रहेगा। कहाँ पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट में। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो प्रेशर का जो वेरिएशन होगा सब डायरेक्शन में वो सेम होगा। यानी इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वही वाई डायरेक्शन में होगा और वही जेड डायरेक्शन में होगा। ये कौन बताता है, पास्कल बताता है।
पास्कल क्या बताता है भाई, फिर से देख लीजिए कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है मतलब मान लीजिए कि अगर ये एक वेसल था, उसमें ये फ्लूइड रेस्ट में रखा हुआ था, बॉटल भी ले लीजिए, बॉटल में जो हम लोग पानी भर के रखे हुए हैं, तो उसके कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप कंसिडर करोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के सब डायरेक्शन में जो प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक डेरिवेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ही एक कंसेप्ट है जो कि हमारे एडवांस और मेंस लेवल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि केवल इसी कंसेप्ट में नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे कंसेप्ट और उसमें वेरिएशन लाके या और भी कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पास्कल लॉ का डेरिवेशन देख लेते हैं, और इसके आधार पर हम पास्कल लॉ को यहाँ पे अलग अलग तरीके से 3 स्टेटमेंट में हम देखने की कोशिश करेंगे कि पास्कल लॉ को कैसे अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर का जो वेरिएशन होगा हर डायरेक्शन में वो सेम होगा। अब इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रेपेजॉइडल एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसी को हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे इनलार्ज करके देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये एक ट्रेपेजॉइडल है और इसमें हम प्रेशर का वेरिएशन अगर मान लीजिए डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक ऐसा शेप है, तो मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में प्रेशर जो लग रहा है वो Px लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो Py लग रहा है, और इस डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो मान लीजिए Pz लग रहा है। ऑब्वियसली प्रेशर कहाँ लगता है, नॉर्मल रखता है सरफेस से, इसीलिए इस सरफेस के नॉर्मल ये फोर्स लगाए हैं। मान लीजिए कि अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ऑब्वियसली मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका लेंथ dx है और ये हमारा dy है, और ये वाला जो हमारा जो लेंथ है वो dz है। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें हमें बेसिकली प्रूफ ये करके दिखाना है कि ये होता है कि हर डायरेक्शन में, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल एलिमेंट में भी हमारा क्या होना चाहिए, Px, Py और Pz की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो अब अगर हम लोग इसमें डिस्कस क्या मतलब कि क्या कंसिडर किए हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट जिसका y डायरेक्शन में लेंथ dx है, इस डायरेक्शन में लेंथ dy है, और ये वाला जो लेंथ है वो dz है, इंक्लाइंड जो है लेंथ वो dz है। मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में px फोर्स प्रेशर लग रहा है, y डायरेक्शन में py लग रहा है, और इंक्लाइंड सरफेस पे pz फोर्स प्रेशर लग रहा है। तो अब देखिए कि अगर हम बात करें ये वाले एलिमेंट का, तो ये कैसा फोर्स लग रहा है, ये हो गया हमारा Pz फोर्स, और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, Pz cos थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा Pz sin थीटा, यही हो जाएगा। अब ऑब्वियसली ये फ्लूइड कैसा है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फ्लूइड जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में अगर कोई भी पार्टिकल रहता है तो इसका कंडीशन क्या है कि x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस रहेंगे वो टोटल 0 रहेंगे, और y डायरेक्शन में जो फोर्सेस रहेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे 0 रहेंगे। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके x डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर इसका जो विड्थ है वो यूनिट है 1 के बराबर है, 1 विड्थ के बराबर है, तो हम x डायरेक्शन में फोर्सेस को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, px इंटू, और कौन से सरफेस पे लगेगा, ये वाले सरफेस पे लगेगा, तो इसका लेंथ dy है और विड्थ यूनिटी है, मतलब क्या हो जाएगा, px इंटू dy इंटू 1। अब देखिए और क्या फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स तो केवल वर्टिकल है, हाँ ये वाले फोर्सेस हैं, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मतलब दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स जो है वो Pz sin थीटा जो है, तो इसका हो जाएगा। अब ओबियसली इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो ये निगेटिव, तो माइनस क्या हो जाएगा, Pz sin थीटा, ये तो फोर्स लगा। अब ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ये वाले एरिया पे लग रहा है जिसका लेंथ कितना है
डी जेड इंटू विड्थ 1 लिए हैं, तो इंटू डी जेड इंटू क्या हो जाएगा 1, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी जेड इंटू डी जेड साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। अब अगर आप ये एलिमेंट को देखिए तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज नथिंग बट डी वाई डिवाइडेड बाई डी जेड है। तो यहाँ से हम डी वाई को क्या लिख सकते हैं, डी जेड इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में देखिए तो डी वाई किसके बराबर है, डी जेड इंटू साइन थीटा है, मतलब ये मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। तो क्या मैं इसको कैंसल आउट कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा पी जेड हो जाएगा, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। बात समझ में आया कि यहाँ पे हमने दिखा दिया कि पी एक्स जो है वो पी जेड के बराबर है, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। अब दूसरा लीजिए वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगेंगे। मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव में क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो पी वाई, और इसके कारण फोर्स कितने कौन से एलिमेंट पे लगेंगे, ये डी एक्स इंटू यूनिट लेंथ, तो क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा, पी जेड कॉस थीटा इंटू डी जेड इंटू 1 हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया भाई क्या हो जाएगा, डी जेड इंटू 1 हो जाएगा। प्लस अगर मान लेते हैं कि ये हालांकि देखिए ये एक स्मॉल एलिमेंट है, इसके मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें अगर ना ही नेगलेक्ट करें तो भी इसका वॉल्यूम देखिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं बाद में उसको नेगलेक्ट कर लेंगे। तो अगर हम इसका वेट हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, रो जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 लिख सकते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। भाई ट्रेपोजॉइड ये एक ट्रेंगल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी वाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई इसका विड्थ कितना है 1 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। लेकिन आप खुद देखिए क्या इसको मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। भाई देखिए यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट डी एक्स अपने आप में बहुत छोटा है, और उसमें फिर और स्मॉल एलिमेंट को उतने उससे भी मतलब उसी के रेंज का अगर करोगे तो ओवरऑल उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली अगर स्मॉल एलिमेंट लिए हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम मास को नेगलेक्ट कर देते हैं, मास इज नेगलेक्टेड, तो मास नेगलेक्टेड, तो ये वाला टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो मतलब बेसिकली हमें बचेगा क्या, डी वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा पी जेड इंटू डी जेड कॉस थीटा। तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड है, वैसे ही देखिए यहाँ पे कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड, मतलब डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी जेड कॉस थीटा, डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी जेड कॉस थीटा। मतलब यहाँ से एक रिलेशन आएगा पी वाई इक्वल टू पी जेड। मान लीजिए ये हमारा रिलेशन नंबर 2 है। तो अगर रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 को हम कंबाइंड करें तो क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ करके बता सकते हैं कि नहीं, कि ये जो हमारा वैल्यू है पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड के बराबर पे हो जाएगा। तो ये पास्कल लॉ को इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये तो प्रूफ हमने कर दिया, पर यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि हमने कंसिडर किया हुआ है एक स्मॉल पॉइंट कंसिडर किया है ना, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो इक्वल है, बट इसमें कंसिडरेशन ये किए गए हैं कि ये पॉइंट मास का जो वेट है हमने क्या किया है, नेगलेक्ट किया हुआ है। इस वेट को हमने क्या किया है, नेगलेक्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये वाला कंसेप्ट आपका काम आएगा कि जो फ्लूइड होता है वो पॉइंट मास जो हम लोग लेते हैं उस मास का उस पॉइंट जिस पॉइंट का या जिस पॉइंट पे हम प्रेशर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट है तो कुछ ना कुछ तो भाई उसका मास होगा, लेकिन उस मास को बहुत छोटा होता है तो हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। ये हमारा एक अजम्पशन है, तो कहीं आप उसको नोट करके रख लीजिएगा, ये काम आएगा। अब इसी अजम्पशंस के बेसिस पे हम
पास्कल लॉ को एक दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। वो देखिए क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमने ये वेसल लिया हुआ था और इस वेसल में ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं है, ग्रेविटी के इफेक्ट को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका मास को हम अल्टीमेटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ग्रेविटी के कारण ही तो बेसिकली मास के कारण फोर्स आता है। तो अगर हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट, देखिए अभी हमने उसमें डिस्कस किया था एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए फिर से कि अगर हमने ये एक वेसल लिया हुआ है जिसमें हमारा फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है, तो पहले कंडीशन में हमने ये डिस्कस किया कि ये भैया मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट के सब डायरेक्शन में जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो इक्वल लग रहा है, ऐसा पास कर लो। और हमने डिराइव भी करके दिखाया गया कि एक्स में जो हो रहा था प्रेशर वही वाई में लग रहा था और वही जेड में लग रहा था। अब क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे जब हम डेरिवेशन किए तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने मास को क्या किया, नेग्लेक्ट किया। तो मतलब अगर इस एलिमेंट में ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो, इस कंटेनर में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ना हो, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या रहेगा, इक्वल लगेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट कंसीडर ना करे तो इवन हम लोग आगे में एक वर्टिकल में वेरिएशन बताएंगे तो उसमें प्रेशर का जो वेरिएशन होता है पी का, वो रो जी और हाइट के साथ चेंज होता है। तो मतलब वहाँ जी का अगर हम जी को ही नेग्लेक्ट कर दें तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो प्रेशर का इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में भी वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो एक दूसरा फॉर्मूला भी आप या ये बोल सकते हैं कि पास्कल लॉ का एक दूसरा स्टेटमेंट भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही छूट गया है। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इफ वी नेग्लेक्ट, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा था, इफ़ वी नेग्लेक्ट ग्रेविटी का इफेक्ट को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तब ये कंडीशन होगा, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे तो वेरिएशन रहेगा ही रहेगा। तो ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे तब हम बोल सकते हैं कि इस कंटेनर के सब एक पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। तो ये दो स्टेटमेंट हो गया। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है जिसको कि हम लोग उसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में यूज़ करते हैं, वो भी देख लेते हैं। देन हमारा ये पास्कल लॉ कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उस कंसेप्ट के ऊपर में एक मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं तीसरा इसका स्टेटमेंट, या तीसरा इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये है कि इफ external pressure is applied to a incompressible fluid, enclosed fluid, if external pressure is applied to incompressible enclosed fluid, the pressure is transmitted to each point। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर ये एक इनक्लोजर फ्लूइड था, एक कंटेनर में हमने रखा हुआ था और इस पे हम लोग एक पिस्टन के द्वारा मान लीजिए कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रेशर अप्लाई करने के कारण जो प्रेशर का जो वेरिएशन होगा हर एक डायरेक्शन में, ये प्रेशर का वो क्या रहेगा, इक्वली ये ट्रांसमिट होगा।
ये जो प्रेशर जो रहेगा, इसके कारण जो एक्स्ट्रा जो चेंज इन प्रेशर आया वो हर एक डायरेक्शन में क्या रहेगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। अब इसी प्रिंसिपल, मतलब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर आएगा, तो ये प्रेशर सब डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। अब इसी के ऊपर में इसका एप्लीकेशन यूज किया जाता है हाइड्रोलिक जैक में और हाइड्रोलिक लिफ्ट में बेसिकली, और आपके हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर में वर्क करता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो हालांकि स्टेटमेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टेटमेंट ये बोल रहा है, या पास्कल का जो 3 अलग अलग स्टेटमेंट में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहला वाला जो स्टेटमेंट लिखे थे वही उसका रियल स्टेटमेंट है कि अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट में रहता है तो फ्लूइड के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देखें तो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि जब हम डिराइव किए तो वहाँ पे अगर हम मास के इफेक्ट को नेगलेक्ट करें या ग्रेविटी के इफेक्ट को नेगलेक्ट करें तो हम ये बोल सकते हैं कि उस पूरे वेसल में हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो है वो इक्वली हो जाता है। इसके अलावा तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें कोई भी इनकम्प्रेसिबल इनक्लोज फ्लूइड में, तो ये जो प्रेशर जो होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर, वो हर डायरेक्शन में इक्वली हर एक पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाता है। अब इसी के एप्लीकेशन के बेसिस पे हमारा काम करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी प्रिंसिपल के ऊपर में वर्क करता है। कैसे करता है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन, जिसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, स्मॉल पिस्टन लगा हुआ है, इस पे हम स्मॉल ए पे फोर्स अप्लाई करें और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए स्मॉल ए है। ये एक फ्लूइड के साथ कनेक्टेड है और दूसरे तरफ में हमारा लार्ज पिस्टन रखा हुआ है। इस लार्ज फ्रिक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो अगर हम यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है, और ये मान लीजिए आपका लिक्विड है, ऑब्वियसली ये रेस्ट में है। तो पास्कल लॉ का थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ये प्रेशर सब डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब जितना प्रेशर यहाँ पे लगाया जाएगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी लगेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस्टन के द्वारा फ्लूइड के ऊपर में प्रेशर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये प्रेशर ट्रांसमिट होकर यहाँ आएगा तो अब फ्लूइड जो है वो लार्जर पिस्टन के ऊपर में क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण ये लिफ्ट होगा। अब मान लीजिए कि इसका यूज हम लोग कर सकते हैं जो बड़े बड़े लोड रहता है उसको लिफ्ट करने में। मतलब यहाँ पे अगर पी फोर्स लगाया जा रहा है तो यहाँ पे हमारा इस डायरेक्शन में एक फोर्स के कारण क्या हो रहा है, लिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ किया जाता है। कम फोर्स लगा के हम ट्रक और कार जैसे चीज़ों को लिफ्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसमें मेन कंसेप्ट क्या लगा है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वही प्रेशर इक्वली सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर ए पे फोर्स लगा रहा है स्मॉलर पिस्टन पे और अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ डिवाइडेड बाई ए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा भी प्रेशर क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। सेम फ्लूइड है, जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा वही ट्रांसमिट हो जाएगा। तो कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई ए। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल ए डिवाइडेड बाई ए इंटू स्मॉल एफ। ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में ही क्वेश्चन आया हुआ है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि इस हाइड्रोलिक या इस पास्कल लॉ को यूज कर सकते हैं किसी हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स। अगर हम स्मॉल एफ फोर्स लगाएं और अगर हम इनके एरिया को क्या करें, वेरिए कर दें। मतलब अगर ये जो जिधर हैवी लोड लगाना है वहाँ का हम एरिया को इंक्रीज कर दें और जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के एरिया को कम कर दें, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे भी जो प्रेशर लगेगा, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा वही ट्रांसमिट होकर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ प्रेशर बेसिकली क्या हुआ, कम फोर्स है और क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दिए तो प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी।
यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, लार्जर फोर्स या लार्जर लिफ्ट को मतलब कि फोर्स ऑब्टेन करेंगे जब हम लोग यही क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप ये इस रेशियो को इंक्रीज करके कम फोर्स लगा के भी आप हैवी लोड को क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। बात समझ में आया। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हमें अभी डिस्कस करना है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर से देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इनके रेशियो को बढ़ा के मतलब ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को ज़्यादा कर देंगे और इसका कम करके ये वाला एरिया ज़्यादा, ये वाला वैल्यू हम ज़्यादा ऑब्टेन करेंगे। तो कम फोर्स लगा के भी हम हैवी लोड को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। ट्रक हो गया, कार हो गया, उसको लिफ्ट किया जाता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी पास्कल लॉ के ऊपर में वर्क करता है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर में काम करता है। मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या किए, हमने पैर से पेंडल दिए तो कम फोर्स लगाया और लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है कम फोर्स लगा के कम प्रेशर अप्लाई करके ब्रेक पे हम सब चारों व्हील के ऊपर में हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक भी इसी पास्कल लॉ के ऊपर में वर्क करता है। बात समझ में आया। अब एक और यहाँ पे कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पे पूछेगा कि जब हम पास्कल लॉ अप्लाई किया तो हमें टोटल कितना वर्क में गेन हुआ, तो टोटल वर्क में गेन एक्चुअली कितना होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है कि जितना इस पिस्टन ने इसके ऊपर में वर्क किया वही क्या हुआ, इस फ्लूइड ने इसके ऊपर वर्क किया। तो जब किसी के ऊपर में वर्क किया जाता है तो वो नेगेटिव होता है और जब कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है तब वो पॉजिटिव होता है। तो देखिए जितना इसने वर्क किया होगा, फोर्स इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वही इक्वल हो जाएगा किसका, इस फोर्स के, इस फ्लूइड ने इस पिस्टन के ऊपर में जो वर्क किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फोर्स या वर्क डन ड्यू टू स्मॉलर पिस्टन ऑन फ्लूइड इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्लूइड ऑन लार्जर पिस्टन। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो नेट गेन इन वर्क होगा या गेन इन वर्क जो होगा, गेन इन वर्क डन, वो कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक ये वाला बहुत बड़ा कंसेप्ट है भैया, इसको आप लोग याद रखिएगा। पहला चीज़ कि फोर्स तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया। दूसरा, अगर कोई पूछेगा कि आपको इस पर्टिकुलर वर्क ये जो परफॉर्म हुआ जो भी, इसमें टोटल गेन इन वर्क कितना हुआ, तो गेन इन वर्क 0 हुआ। जितना इसके द्वारा वर्क फ्लूइड पे किया गया उतना ही फ्लूइड ने इस पिस्टन के ऊपर में वर्क किया, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारा पास्कल लॉ के ऊपर में। अब लास्ट में जाते जाते हम लोग इसके ऊपर में एक मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करेंगे। तो देखिए मेंस में क्वेश्चन क्या आया हुआ था, इसको मैं यहाँ पे कि क्वेश्चन ये दिया हुआ था, सेम यही कंसिडर करिए, इसको भी रब कर लेते हैं हम लोग, ये काम आएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि हमें जो है यहाँ पे ये जो ट्रक है इसका वेट जो है वो 1000 kg दिया हुआ था, इसको हमें लिफ्ट करना है। ठीक है, 1000 kg ऑफ जो ट्रक था उसको लिफ्ट करना है। यानी कि F का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, ऑब्वियसली F की मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगी, फोर्स दिया हुआ तो F = mg हो जाएगा। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ था, स्मॉलर पिस्टन जो है, स्मॉलर पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दिया हुआ था, स्मॉलर पिस्टन का रेडियस दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लार्ज पिस्टन का जो रेडियस दिया हुआ था वो आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। क्लियर है। और हमें ये कैलकुलेट करना था कि हाउ मच अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स हैज़ टू अप्लाई टू लिफ्ट द 1000 kg ऑफ द ट्रक। तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा के
कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है, ओबियसली मीन्स में आया हुआ है, लेकिन बस कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है कि भाई यहाँ पे जो फोर्स आप स्मॉल फोर्स लगाओगे और ये स्मॉल एरिया है क्रॉस सेक्शन, तो वहाँ पे जो भी फोर्स यहाँ पे प्रेशर जो भी क्रिएट होगा वही प्रेशर क्या रहेगा, अगर ये फ्लूइड रेस्ट में है तो वही सेम फोर्स को वो ट्रांसमिट कर देगा हर एक पॉइंट पे। तो जितना फोर्स या जितना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा वही प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, और इस प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये आपका जो ट्रक है वो क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम सेम यहाँ पे लगाएं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A डिवाइडेड बाई A इंटू F लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 0.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, F की वैल्यू कितना है 1000, और अगर मान लो G की वैल्यू अगर हम न्यूमेरिकल में 10 के फॉर्म में लिखें तो ये 10 हो जाएगा, या वैसे जनरली 9.81 होता है, तो 9.81 ही लिख लेते हैं। तो अगर इसमें हम लोग सॉल्व करें तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 डिवाइडेड बाई 100। अगर इसको सारे चीज़ को अगर नेगलेक्ट करें तो 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9.81, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा F की वैल्यू, F का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2500 इंटू 9.81 न्यूटन। और अगर हम मास में बात करें तो स्मॉल f की वैल्यू आ जाएगी 250 आएगा, 250 इंटू 9.81, तो 250। और अगर हम मास में बात करें तो f की वैल्यू आ जाएगी kg में। तो मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें ये समझ में आ रहा है कि आपने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करके 250 kg ऑफ लोड को लगा के आप क्या कर लिए, 1000 kg ऑफ लोड को आपने क्या कर लिया, लिफ्ट कर लिया। बात समझ में आ रहा है। तो ये इसका एप्लीकेशन है पास्कल लॉ का। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क गेन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो वर्क गेन कितना हो जाएगा, गेन इन वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, ये हमने एक्सप्लेन किया कि जितना वर्क डन इसके द्वारा किया गया उतना ही वर्क डन फ्लूइड के द्वारा इसके ऊपर किया गया, तो टोटल नेट जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो हम हाईलाइट करने की क्या बात है पास्कल में कि पहला पॉइंट पे जो प्रेशर लगता है, पॉइंट पे जो प्रेशर लगता है वो क्या रहता है, सब डायरेक्शन में इक्वल रहता है, बट वहाँ पे हम मास को, उस पर्टिकुलर पॉइंट मास को नेगलेक्ट करते हैं मास को। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखा कि ये वाला एप्लीकेशन हमने इसमें देखा हाइड्रोलिक लिफ्ट का। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेशर के वेरिएशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।